हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को देखेंगे और विषय विज्ञान को आज हम करने वाले हैं। तो आज हम विज्ञान के लगाएंगे, ठीक है। 1 से हम 5 तक के अध्याय को पूरा हल करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है तो सभी लोग जुड़ जाइए और आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी 8 ग्रेड की पुस्तक है जो उसको पूरा भर पाएँ, ठीक है। आपको यह पुस्तक मिली होगी, ठीक है। अब जल्दी से आपको अपना अध्याय 1 निकाल लेना है। अध्याय 1 को पढ़ना है। क्या लिखा है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यह अध्याय 1 है। इसमें क्या लिखा? पाठ की पूर्व तैयारी। तो आपको जो यहाँ इस बॉक्स में लिखा है ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उपकरण दिए हुए हैं, यहाँ से आपको छांटने हैं। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर भर देना है। जौन जौन से हम उपकरणों का उपयोग कृषि में करते हैं उनको लिख देना है उसमें। और यहाँ पर आपको क्या भरना है, कोई उपकरण आपने देखा है तो वह लिखना है। आपने जो कृषि से संबंधित उपकरण होते हैं, आपने जो जिस उपकरण को देखा है वह आपको इन बॉक्सों में भरना है, ठीक है। तो यह काम आपको करना है। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न उत्तर पर, ये भी आपको देख लेना है। अब देखो पहला प्रश्न है पेज नंबर 5, पेज 5 पर आ जाएंगे। अब पहला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। खरीफ कहाँ लिखा है? ए लिखा है, तो यह पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या भरना है? सीडल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो दूसरे में आपको सीडल भर देना है, दूसरे में आपको सीडल भरना है, ठीक है। तीसरे में क्या भरना है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो गोबर एवं पौधे, तो तीसरे में यह लिखेंगे। चौथा क्या है? असमतल भूमि वाले क्षेत्रों से सिंचाई के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो छिड़काव तंत्र यह है ड्रिप सिस्टम, तो इस चौथे नंबर पर आ जाएगा। पाँचवें नंबर पर एक बच्चा है, क्या है? खरपतवार, यह पाँचवें नंबर पर आ जाएगा। जैसे हमने नंबर लिखिए उसी तरह से आपको खालिस्तान भर देनी है, ठीक है। यह काम आप कर लेंगे। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरे प्रश्न में आपको सही विकल्प आएंगे, तो सही विकल्प देखेंगे कैसे भरना है। देखो क्या है, सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व नहीं मिलते? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, ठीक है। अगला देखो क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों को जड़ों तक मिले। तो यह ड्रिप सिस्टम आपने देखा होगा, आजकल के जो किसान हैं वह ड्रिप तंत्र या फिर ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पानी की बचत होती है और आपको 2 गुना फायदा मिलता है, ठीक है। अगला देखो क्या, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म लिखिए। तो रबी फसल की कौन सी है? धान और मक्का है जो रबी की फसल है। अब आगे देखो क्या है, कटी कटी गई फसल से बीजों या दोनों दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या लिखा है, निम्नलिखित में से रबी का फसल का सही, रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूं और चना है जो रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं और चना है जो रबी की फसल है। धान मक्का यह है जो खरीफ की फसल है, यह नहीं है, ठीक है। तो इसका सी आंसर है। अगला देखो, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो किस मशीन से करते हैं हम? तो देखो क्या है, काटी गई फसल से बीजों या फिर दानों को भूसे से अलग करने का कार्य है जो कंबाइन से करते हैं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सीडल से उसकी बुआई करते हैं, कुदाल से उसको निकालते हैं, कल्टीवेटर से भी हम क्या करते हैं? खुदाई, खेत की जुताई करते हैं, ठीक है। तो कंबाइन इसका आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखो, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, निदाई, ठीक है, यह इसका आंसर है। पाँचवा देखो, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा से खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? चलो इसका आंसर लिखो।
फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यह जो हम बोल रहे हैं भाई आपको लिखना है, जो हो सकता है आपको राइटिंग समझ में ना आए। ठीक है, अब दो पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न देखो, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर लिखिए, बीज उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखो, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखना है। पारंपरिक स्रोत क्या है, देखो पहला क्या है, देखो मोटर, ठीक है, दूसरा क्या है चैन पंप, तीसरा क्या है ढेकली, चौथा क्या है राहट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सिंचाई पारंपरिक स्रोत सिंचाई की। अब देखो सातवां प्रश्न क्या है, पशुपालन किसे कहते हैं। तो पशुपालन किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखो, घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8वां, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। इसका आंसर लिखो, कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। जो बीज हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, वो क्या होते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। लेकिन जो अच्छे बीज होते हैं वो जल के अंदर बैठ जाते, तली में बैठ जाते हैं। और अच्छे स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग कर लिया जाता है। यह अच्छी विधि है। ठीक है, तो यह हो जाएगी, आपको इसका आंसर लिखना है। अगला देखो 9वां प्रश्न क्या है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप से सुखाना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर लिखिए, ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को, या फिर दानों की जगह क्या लिखना आपको, बीजों, यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोग हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या फिर बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जब हम फसल काटते हैं तो थोड़ी बहुत बीजों में नमी बनी रहती है, जिससे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया रहेंगे उनसे बैक्टीरिया हैं जो उसके अंकुरण की क्षमता को कम कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या है, धूप में पहले सुखाना चाहिए। ठीक है, यह 9वें का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, जैविक खाद और उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका आंसर लिखो, जैविक खाद और उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है, इसकी मिट्टी की जल धारण क्षमता, ठीक है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होना, यानी जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा जल को स्टोर रखना, यानी ज़्यादा समय तक इस जल का उसमें नमी बनी रहना। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा कारण क्या है, इससे मिट्टी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मृत जीवाणुओं में, यहाँ पे मृत लिखा है। चौथा क्या है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार जाता है। तो यह है 4 इसके कारण। 11वां देखो, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। इसका आंसर देखो, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह आदि और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार समझते हैं, खरपतवार ऐसी होती हैं जो ऐसी, जैसे अपने फसल के साथ आप देखते हैं कूड़ा जमाता है, उसको खरपतवार बोलते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। अब देखो दीर्घवृत्तीय प्रश्न का पहला 12वां क्वेश्चन देखो, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत के कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है तथा इससे मिट्टी से सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है। तो यह इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 13वां क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर लिखो, निम्न पर टिप्पणी डालना है। जैसे हल, क्या लिखा, हल पर आपको एक टिप्पणी बनानी है, तो इसको लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, हल के बारे में। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई या फिर खाद और उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरंचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं
घोड़े या फिर ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। यह हो जाएगा। अब देखते हैं कुदाली। कुदाली पे लिखेंगे टिप्पणी। तो यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। तो यह हो जाएगी कुदाली। अब तीसरा देखो कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, कल्टीवेटर आपने देखा होगा ट्रैक्टर के साथ में जो रहता है जिसे हम पंजा भी बोलते हैं। ठीक है, सीड ड्रिल देखो, सीड ड्रिल के बारे में लिखेंगे। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी ढक जाए। ठीक है, यह इसका हो जाएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1 पर। प्रोजेक्ट 1 में क्या है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेटकर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों की तालिका में नोट करिए। तो आपको क्या करना है, कुछ मूंग या फिर कुछ चने के बीज आपको ले लेना है, 5 से 10 बीज ले लेना है और आपको क्या करना है, एक कपड़े में या फिर गीली रुई को भिगोते रहना है। तो उसमें आपको बांध देना है, बीजों को बांध देना है और आपको देखते रहना है कि जैसे यहाँ पर समय दिया कि 24 घंटे में उसमें क्या परिवर्तन हुआ, 2 दिन में क्या परिवर्तन हुआ उन चनों में, 5 दिन में क्या हुआ, 10 दिन में क्या हुआ, और फिर वो इस तालिका में लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको देख लेना है 24 घंटे बाद क्या हुआ, हमें अंकुरित मिले। 2 दिन बाद देखा तो क्या हुआ, अंकुरण का बढ़ना। 5 दिन बाद देखा तो मूंग का एक छोटा पौधा बन गया और 10 दिन में मूंग का एक बड़ा पौधा बन जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे भी आपको यहाँ पर उसको चित्र बनाना था। तो यह हमने कुछ इस तरह से चित्र बनाया, आपको भी इसी तरह से बना देना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में देखो क्या है, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। चलो इसके बारे में लिखते हैं। नंबर 1 क्या है, बीज का चयन या फिर महत्व। ठीक है, तो यह आपको थोड़ा पढ़ लेना है। यहाँ से देखते हैं 12 नंबर का, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों की चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम का उपयोग लिखिए। तो कल्टीवेटर हो गया और सीड ड्रिल। ठीक है, आपको इनका चित्र बनाना और अपनी फाइल में लिखना है। दूसरा क्या है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है, तो ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है, इसका आंसर लिखिए। पौधों को निकालने में आसानी होती है इसलिए उसको उगाया जाता है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं, तो दोस्तों खरपतवार है, पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनको निकालना जरूरी है। फसलों के भंडारण की विधियाँ क्या हैं, तो 2 प्रकार की फसल भंडारण की विधियाँ, एक तो सुखाना, दूसरा है छानना। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य के 2 के। अब आते हैं अध्याय नंबर 2 पर। अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 का नाम क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेना है, यहाँ पर जो हमने लिख दिया है आपको इस तरह से भर देना है, समझ के भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखो, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। देखो, जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतम खाली स्थान द्वारा होती है, तो विषाणुओं के द्वारा होती है, 1 नंबर पर लिखना है। दूध को पशुचरीकृत करने के लिए खालिस्तान ताप पर तथा खालिस्तान सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। 17 से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया, दूसरे नंबर पर भरना है। ईस्ट तीव्रता से जनन करने की श्वसन के दौरान CO2 उत्पन्न होती है, तो यह तीसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर सूक्ष्मजीव को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग है, यह प्रोटोजोआ और शैवाल वर्ग, तो चौथी में यह भरेंगे। 5 में क्या भरेंगे, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है जो यह डेंगू होता है, यह 5वें नंबर पर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखें दूसरा प्रश्न क्या है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। इसका आंसर लिखो, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या होगा, आटा फूल जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, एड्स के संक्रमित व्यक्ति से दूरस्थ स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से होता है। अगला क्या है, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है चीनी द्वारा। नाइट्रोजन चक्र के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। 5वां क्या है, चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्मजीव है विषाणु। ठीक है, यह हो जाएंगे आपके सही विकल्प। 6वां क्या है, 6वां है, पहेली को डॉक्टर ने खून
खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण क्या था? मादा एनीफिलीज मच्छर। ठीक है, अब देखो अति लघुत्तम प्रश्न आ गए, इनको देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या? जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखना है। तो सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? यह क्षय रोग है और मलेरिया। और पौधों में कौन कौन से होते हैं? पौधों में होता है नींबू, कैक्टर और गेहूं का रस्ट। ठीक है, दो लिखना थी। अब चौथे का पहला है, चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम लियो। तो यह आपको चित्र दिया है, यह बताना किसका है। तो यह दोस्तों अमीबा का चित्र है, आप सभी को पता है। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? तो यह प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटोजोआ में यह आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इसका अमीबा से, जो इस वर्ग से, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो यह बताना है आपको। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन लिखिए इसका आंसर। यहाँ पर देखो मलेरिया है, पेचिस है, टाइफाइड, यह प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं। अगला देखो पांचवा क्या है? पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण था? इसका आंसर है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, यह हो जाएगा। अगला देखो छठवां प्रश्न क्या है? प्रतिजैविक से क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखिए। प्रतिजैविक से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में होने वाले कोई दो प्रतिजैविक के नाम। तो प्रतिजैविक क्या कहलाते हैं? वे बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव जो नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। सातवां क्या है? किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से रोग कहलाते हैं? इसका आंसर लिखो। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलते हैं, संचरण रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा है, सर्दी है और जुकाम। ठीक है, लघुत्तम प्रश्न 8 देखो, वैक्सीन किस प्रकार का कार्य करती है? इसका आंसर देखो। जब रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है कि यदि वह सूक्ष्मजीव पुनः आपके शरीर में प्रवेश करें तो उनसे लड़ा जाए। यह है जो वैक्सीन कहलाती है, टीका। अब देखो पशु चरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर लिखिए। दूध को 10 अंश पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक एक ठंडा करके उसको भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को चीज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चीज की जगह क्या लिखा है? खोज लिखा है, यह गलत लिखा है। यहाँ पर क्या आएगा? खोज। खोज किसने की थी? लुई पास्चर जी ने की थी। अगला देखो 10वां प्रश्न क्या लिखा है? 10वां प्रश्न का यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है 10वें प्रश्न का, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता, यानी सड़ता क्यों नहीं है? तो इसका आंसर लिखिए। आम का अचार है जो काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता क्योंकि अचार मेनाक के उपयोग से आम का अचार लंबे समय तक संदूषित नहीं होता है। ठीक है, आपके घरों में दादी, मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है? तो भोजन, सब्जी, आम, संतरा और बेड़ आदि। ठीक है, अब क्या है? चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? जैसे क्या? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है? हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? इसका आंसर लिखिए। सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्लन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को दूषित होने से बचाएं। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। देखो पादप रोग से कौन से रोग होते हैं भाई, हमने यहाँ पर लिखे। सूक्ष्मजीव द्वारा जो रोग होते हैं भाई यहाँ पर लिखे, और संचरण का तरीका क्या है भाई यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक तालिका भी बना लेनी है। ठीक है, सीधी आपको एक तालिका बनानी है इस तरह से। ठीक है, यह आपको काम करना है। पादप रोग से कौन कौन से होते हैं? जैसे नींबू का कैंकर। नींबू के अंग किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। इसका तरीका क्या है संचरण का? वायु के द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट, यह कवक के द्वारा होता है, और वायु के बीज इसका संचरण तरीका। भिंडी की पीत वायरस द्वारा होती है, और कीट इसका संचरण का तरीका कीट के द्वारा होता है, फैलता है। 13वां क्या? नाइट्रोजन चक्र को आर्किक द्वारा
प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का चक्र है जो यहाँ पर आपको बनाना है, आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। अब देखो 14वां प्रश्न क्या है, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग और उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय लिखना है। तो मानव रोग यहाँ पर लिखेंगे, सूक्ष्मजीव यहाँ पर, संचरण यह और बचाव के उपाय यहाँ पर। तो मानव रोग जैसे क्षय रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। संचरण, वायु में इसका संचरण होता है और इससे किस तरह से बच सकते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ठीक है, क्षय रोग का है। यह सभी का बचाव का तरीका रहेगा। खसरा का वायरस द्वारा होता है, वायु इसका संचरण है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा वायु से फैलता है। पोलियो वायरस इसका सूक्ष्मजीव है और संचरण तरीका वायु। ठीक है, तो यह सभी का बचाव हो जाएगा। यह हो जाएंगे 14 का आंसर। अब देखते हैं अगला 15वां प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य 1। पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर आपको देखो यह क्वेश्चन है जो कहाँ से बनेंगे, इसको पहले आपको पढ़ना। क्या लिखा है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी में आधा भर लीजिए तथा इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण निम्न प्रकार है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है, तो बिल्कुल दिख रहा है, गमले ए तथा गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। दूसरा क्या है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया, गमले ए की सामग्री का अपघटन होगा। ठीक है, क्योंकि गमले बी है तो उसमें तो क्या भरा था, पॉलीथीन भरी थी, पॉलीथीन है, थैला है, बोतलें हैं, ये सब भरी थी, इसलिए उनका अपघटन नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है, इसका आंसर लिखिए। अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। अगला देखो क्या है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसका क्या कारण था, इसका आंसर लिखो। वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए, वस्तुएं सड़ी गली नहीं हुई। ठीक है, अगला 5वां देखो, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसका क्या उपयोग है, इसका आंसर लिखिए। अपघटन की क्रिया से मृदा में हीमोफिकेशन तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य दूसरा प्रोजेक्ट देखो। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों को पैकेट सूक्ष्म अवलोकन कर तालिका में भरना है। तो यह आपको अपने मन से भी कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया है कि कौन से हैं जो पैकेट का उपयोग करते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं, मैगी लाते हैं, तेल लेते हैं, तेल भी पैकेट में आता है, आटा भी पैकेट में आता है, हॉर्लिक्स है, ये सब हैं जो पैकेट वाली चीज़ों के नाम लिखना है। फिर उसका निर्माण डेट, आपको जो पैकेट लेंगे तो उसमें आपको निर्माण डेट मिल जाएगा और समाप्ति दिनांक भी मिल जाएगी। ठीक है, भोज्य पदार्थ उपकरणों संगठकों के नाम लिखना है, जैसे वसा, नाइट्रोजन, ये सब आपको भर देना है। ठीक है, तो यह आपको देख के भर लेना है। अगला देखो बाद में क्या लिखा है, अपनी मम्मी दादी से पूछ कर पता लगाई कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित रखती हैं, जैसे चावल है और दूसरा दाल है। ठीक है, अब क्या है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीकों अपनाती हैं, जैसे क्या है, सबसे पहले सुखाती हैं। ठीक है, नमी रहित डिब्बों में बंद करना। दूसरा क्या है, धूप में सुखाना। ठीक है, ये हैं 2 कारण। तीसरा क्या है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, जैसे क्या है, दाल बड़ी है, दूसरा पापड़ है, चिप्स हैं, आलू हैं, प्याज है, बेसन, इस सब चीज़ों को अपन सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगला देखो तीसरा अध्याय आ गया, तो अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। देखो इसके आगे अब हमको देखना है, ये सब आपको भर लेना है। जो भी हो यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और आप भर पाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो इसको भरते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए, उसी के आधार पर आपको भर लेना है। जैसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है, तो मृत अवशेषों से होता है, पहले नंबर पे ये लिखना है। दूसरे में भरना है कोलतार, तीसरे में बिटुमन और चौथे में सीएनजी भरना है। तो इसी के आधार पर आपको भर देना है। अब देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प आ जाइए। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो प्रकृति में सीमित मात्रा में जो होते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी। अब आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही कथन लिखा यह है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब देखो निम्न में से
कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कोक है जो कार्बन का शुद्ध रूप है। अब अति लघु प्रश्न देखेंगे। तीसरा क्या है? समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। इसका आंसर आपको इसमें लिखे हैं, इनमें से आपको छांटना है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या है? उदाहरण देखो, सूर्य का प्रकाश है, खनिज हैं, वन्य जीव हैं। जो वन्य जीव तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सब क्या है? ये हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जो ये हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे हम? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो जैसे वन है, यदि हम निरंतर वनों की कटाई करते जाएंगे तो वन समाप्त हो सकते हैं। वन्य जीव, खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब हैं जो क्या है? जो सीमित संसाधन है वो है, यहाँ पर लिखती है। ठीक है, तीसरे की यह आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कार्बनीकरण क्या है? कार्बनीकरण क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, यह इसकी परिभाषा क्या है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले से परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। पांचवा क्या? भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर लिखिए। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है। छठवां क्या है? कोयले के प्रकरण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादनों के नाम लिखिए। तो कोयले के प्रकरण से प्राप्त उत्पादन कौन कौन से? कोक है, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है। सातवां लिखो, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा। हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों, कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों में होता है अतः जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब देखो आठवां प्रश्न क्या है? हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखिए। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है क्योंकि यह काम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नौवां प्रश्न क्या है? जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका आंसर लिखिए। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों को जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यकता हो। ठीक है, यह जीवाश्म ईंधन के बारे में लिखना है। 10वां प्रश्न क्या है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम और उनके उपयोग को सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पर वो पेट्रोलियम के संगठन लिखे, यहाँ पर उनका उपयोग। तो जैसे क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिखा है। तो यहाँ पर इसका उपयोग क्या है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक स्टोव व लैंप और जेट वायुयान के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, ये सब क्या है? पेट्रोलियम में संघटक, और इनका उपयोग यहाँ पर हमने बता दिए हैं। ठीक है। अब 11वां प्रश्न में क्या करना था? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। चित्र बनाना है तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। यहाँ पर हमने आपको बनाकर बताया है, कुछ इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। आगे देखेंगे आप 13वां प्रश्न, दीर्घवृत्तीय प्रश्न। 12वां क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देता है? इसका आंसर लिखिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा क्या है? यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। तीसरा क्या है? टायरों का दाब सही रखिए। चौथा क्या है? गाड़ी को नियमित रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। अब प्रोजेक्ट 1 है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है?
अपने घर के जानवरों अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए और दी गई तालिका को पूर्ण भरना है। तो आपको 1 साल के जो आपको बिल रहेगा उसको सभी को आपको भरना है। यहाँ पर आपको देखो 12 महीने लिखे हैं, तो पहले माह का भरेंगे यहाँ पर कितना बिल था, दूसरे माह का, तीसरे माह का, ठीक है। यहाँ पर खपत लिखेंगे यूनिट में कि पहले माह में कितनी यूनिट बिजली की खपत की, फिर उसकी राशि लिखना है। आप अपने घर के जो सदस्य हैं, अपने दादाजी, पिताजी, उनकी मदद ले सकते हैं। यह आपको भरना है। यह हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सबके घरों का बिल है जो अलग अलग रहेगा, यह आपको करना है, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का दूसरा देखो क्या है, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो नारे लिखना है, जैसे ईंधन संरक्षण के लिए 3 नारे कौन कौन से हो जाएंगे। पहला नारा क्या है, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। यही एक नारा होगा, पोस्टर बना देंगे, ठीक है। चित्र मतलब दूसरा नारा क्या है, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है। यह बना देना चित्र। तीसरा क्या है, ईंधन बचाओ और जीवन बचाओ। यह 3 नारे लिखने हैं। तो इस तरह से आपको नारे लिखना है और उनका चित्र बनाना है। अब आते हैं हम अध्याय नंबर 4 पर। क्या है, दहन एवं ज्वाला। अध्याय 4 का नाम क्या है, दहन एवं ज्वाला। इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ही इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर हमने इनके क्रम लिख दिए, उसी के आधार पर आपको इनमें भरना है। जैसे पहले में क्या भरना है, O2 ऑक्सीजन इसमें आएगा, ठीक है। दूसरे में क्या भरना है, किलोजूल, क्या भरेंगे, आपको किलोजूल भरना है। तीसरे में क्या भरना है, ज्वलन ताप, तीसरे में क्या भरेंगे आप, ज्वलन ताप, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ज्वलन ताप, ठीक है। चौथा अगला क्या है, सबसे अच्छा अग्निशामक। अग्निशामक क्या है, 5 नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। यह आपको भर लेना इस तरह से देखकर। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, सही विकल्प। छठवें में भी आपको देखना है, अपूर्ण दहन से जो लास्ट में बचेगा वह इसमें भरना है। तो सही विकल्प की आगे लिखना है, चिन्ह लगाना, सही कैसे। बूझो 4 समान प्रणाली से पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी प्रणाली की ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये सब आपको चित्र बने हुआ है। यहाँ पर बूझो द्वारा आपने यह पाठ पढ़ा होगा, ठीक है। बूझो 4 समान प्रणालियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी प्रणाली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सबसे गर्म भाग है जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, नीला होता है। बाहरी क्षेत्र नीला होता है। आंशिक दहन कैसा होता है, पीला होता है। ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है, तो ये सब आपको देख लेना है। दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं। किस प्रणाली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो किस में सबसे पहले उबलेगा, देखो प्रणाली A में जो सबसे पहले उबलेगा। निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा, सूखी घास का है जो ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। आप देखते हैं जो घास सूखी रहती है उसमें जल्दी से आग लग जाती है, ठीक है। तो सूखी घास का जो ज्वलन ताप है जो अधिक रहता है। क्या तीसरा, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। अगला क्या, कौन सी पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो फास्फोरस है जो यह जल उठता है। आपने देखा होगा घरों में जो दिया सलाई माचिस होती है, उसके जो माचिस में फास्फोरस लगा रहता है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस रहता है, जिससे सींक जल्दी जल जाती है, ठीक है। आगे देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न तीसरा क्या है, दहन क्या है, नीचे दिए गए पदार्थों में दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखना है। जैसे यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन में देखो लकड़ी है, कागज है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, ये सब आपको आते हैं दहन में। अब माचिस की तीलियाँ, ठीक है, ये सब हैं जो उसी में आ जाएंगे। दूसरा अदाह में कौन से आएंगे, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच, ये जो जलते नहीं है ये अदाह में आ जाएंगे, ठीक है। चौथा लिखो, दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है। देखिए दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जब वायु की चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी, यानी 3 अवस्था है। पहली अवस्था क्या है कि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। दूसरी अवस्था क्या है, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है, ठीक है, बुझती नहीं है, थोड़ी कंपन होता है उसमें और धुआं उत्पन्न होता है।
अवस्था तीसरी का सी अवस्था क्या है, ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि ना वायु नीचे से अंदर जाती है और ना ही ऊपर से। ठीक है, तो ये 3 अवस्था आपको बताई थी, चित्र में आपने देख लेना, पुस्तक में चित्र बना होगा। 5 में देखो क्या है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा, इसका आंसर लिखिए। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे गीले कागज तथा सूखे कागज में से सूखे कागज को जलाना आसान होता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न, क्या ऊष्मीमान किसे कहते हैं, ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो इसका आंसर, किसी ईंधन का 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, इसका आंसर लिखिए। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है क्योंकि इससे जो उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है, यह इसका आंसर हो जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 8वां, देखो ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्धता से प्राप्त हो और यह सस्ता होता है और वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यह इसका आंसर बनेगा। 9वां प्रश्न क्या है, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। देखो, दहन के 3 प्रकार हैं, क्या है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो तीव्र दहन में कौन से आते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल। दूसरा स्वतः दहन में कौन से आएंगे, फास्फोरस और कोयला। तीसरा विस्फोट में आएंगे पटाखे। ये सब हैं जो दहन के 3 प्रकार थे, उनके आपको उदाहरण भी बताए। 10वां प्रश्न क्या है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर लिखिए। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, इसका कारण लिखिए। चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में क्या होगा, बड़ी मात्रा में दोस्तों धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट होता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तु नहीं मिल पाती क्योंकि वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हानिप्रद है, यह इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, इसका आंसर लिखिए। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इससे प्रदर्शित करने के लिए क्रियाकलाप वर्णन कीजिए। आपको जो हमने 3 चित्र बताते हैं वह चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं। जैसे मोमबत्ती जलती है उसमें वो वाले चित्र आपको बनाने हैं, यह आपको प्रश्न क्रमांक 46 में इसका उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे यहाँ पर, एक चिमनी को लकड़ी के 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी को मेज से सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज से सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं तो वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, यह इसका आंसर बनेगा। अब आगे देखेंगे 14वां प्रश्न क्या है, टिप्पणी बनाना। जैसे विश्व उष्ण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी लिखेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी आती है, इसका आंसर लिखिए। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, इससे हिमनद पिघलने लगते हैं और बाढ़ की समस्या आती है।
ठीक है। दूसरे पे लिखना है टिप्पणी अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा पे लिखेंगे अम्ल वर्षा है जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो वर्षा के जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। प्रोजेक्ट 1 आ गया, इसको पढ़िए। क्या है? बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उससे प्रतिदिन मोटरसाइकिल के से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी प्रतिदिन साला आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूरा। अब यहाँ पर आपको जो तालिका बन रही है इसको पूरा करना है। देखो क्या है? बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल कुल 1 सप्ताह में कितना पेट्रोल खर्च करेंगे भाई? 3.5 लीटर है। 3 से 1/2 लीटर है जो यह जो करेंगे, क्योंकि वो एक प्रतिदिन है जो 1/2 यानी आधा लीटर ही डीजल की खपत करते हैं, तो 1 हफ्ता में वो 3.5 लीटर डीजल की खपत करेंगे। और पहेली के पिताजी हैं जो यह जो 14 लीटर, क्योंकि एक दिन में वो 2 लीटर खर्च करते हैं, तो 7 दिन में कितने करेंगे? 14 लीटर खर्च करेंगे। दूसरा क्या? फरवरी 2023 में, तो फरवरी 2023 में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं, इसीलिए इसमें आपको 28 में 1/2 का गुणा करना है, तो कितना आएंगे? 14 लीटर आएंगे। और 28 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? हमें 56 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने 56 लिखी है। ठीक है, यह आप समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल व्यय 110 रुपये है। वर्तमान में अभी यही चल रहा है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि पेट्रोल खर्च करेंगे? तो 1 सप्ताह में जो 3.5 लीटर उनको लगते हैं, 3.5 लीटर गुणा 110 का इसमें गुणा कर देना है, तो आपको 385 रुपये मिलेंगे। यानी 385 रुपये 1 सप्ताह में उनका खर्च आएगा, डीजल का खर्च आएगा पेट्रोल का। तीसरा प्रश्न क्या है? वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 110 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि खर्च करी जाएगी? तो 1 सप्ताह में वो 14 लीटर खर्च करते हैं। 110 की 1 लीटर 110 का आ रहा है, तो ये 14 लीटर कितना आएगा? 1540 का आएगा, गुणा करना है। चौथा प्रश्न क्या है? डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे एलपीजी या फिर सीएनजी। इनका प्रयोग हमें जो वाहनों में करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट देखो, आपने अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो खाना पकाने में दोस्तों हमारे घरों में लकड़ी, कोयला, सूखे उबले जानते हैं? सूखे उबले अपने घरों में देखे होंगे, तो सूखे उबले या फिर एलपीजी का उपयोग करते हैं। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन क्या है? कोयला है और लकड़ी है जो प्रदूषण होता है। दूसरा लिखो आंसर क्या है? हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? विचार लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दमा, श्वसन रोग इत्यादि। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, O2 ऑक्सीजन की कमी आदि प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 1 से लेकर 31 तक के यानी अध्याय आपने 4 समाप्त कर लिया और हम अध्याय 5 पर आ गए। तो अगले अध्याय को अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें।